लोगों को पकड़ लिया, किसी पे कोई चार्ज नहीं है उसको भी अंदर कर दिया, अनलिमिटेड टाइम के लिए अंदर कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्शन कैंपेन में ही किया था कि भी हम लोग जो अननेसेसरी पकड़े हुए हैं इनको हम छोड़ेंगे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने 2.5 महीने में ही सारे जितने भी लोग थे जिनके इंटरव्यू लिए, हर एक जेल में जाके वहाँ के कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स के इंटरव्यू लिए, और ज़्यादातर लोग उसमें मतलब 90% से भी ज़्यादा होंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको पकड़ के अंदर किया हुआ था। तो इन्होंने लगभग 6,000 लोगों की लिस्ट बना के दी कि इन पे कुछ नहीं है और आप इनको रिलीज़ करो। इन्होंने रिकमेंडेशन की। उससे इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। हालांकि गवर्नमेंट ने वो कभी रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन कुछ कुछ बैचेस में लोगों को रिलीज़ करना शुरू कर दिया जो लोग पकड़े हुए थे। दोस्तों, आज हम सभी रिटायर्ड जस्टिस अजीत सिंह बैंस को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका 102वां जन्मदिन की एनिवर्सरी मनाने के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। मेरे को 4-5 मिनट में ये थोड़ा सम अप करने के लिए, ब्रीफ उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए बोला गया कि जस्टिस अजीत सिंह बैंस का जन्म होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में महालपुर में जन्म हुआ उनका 14 मई 1922 में। और जब उनकी डेथ हुई है तो ऑलमोस्ट वो 100 साल के होने वाले थे, 3 महीने बाकी थे। तो 1 सेंचुरी थी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के लिए। तो माहलपुर जो जगह है, जो टाउन है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इनके पिताजी गुरबख्श सिंह जी और माताजी अमृत कौर, और वो फैमिली भी बड़ी एनलाइटेंड थी। इनके पिताजी शुरू में कांग्रेस में काम करते थे, बाद में वो सीपीआई में आ गए। उसके बाद वो जब 64 में जब सीपीआई डिवाइड हुई तो वो सीपीएम में आ गए। सीपीएम से आगे नहीं गए, जबकि उनके दूसरे भाई हरदयाल सिंह जी उससे भी आगे चले गए थे। जब एमएल बनी या जितनी भी स्प्लिंटर्ड ग्रुप हुए, तो ये उनके एक बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में जस्टिस अजीत सिंह पैदा हुए, और वही आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ कि उस तरह से ही परवरिश हुई, उसी तरह का ज्ञान उनको मिला। स्ट्रगलिंग लाइफ फादर से देखी। तो जो स्कूलिंग है, रूटीन स्कूलिंग हुई। उसके बाद उनके एक नॉन टू थे, मतलब रिश्तेदारी में मामा जी कहते थे, वो उनको लखनऊ लेके गए कि वहाँ आगे की पढ़ाई हो जाएगी। और फ्रीडम मूवमेंट में थोड़ा सा घर वालों को डर सा भी रहता है कि ऐसे कुछ हो ना जाए, कई बार होता माइंड में। तो वहाँ पर उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स की और एलएलबी पास की लखनऊ से। और उसके बाद वो नौकरी के लिए, जैसे रूटीन में नौकरी ज्वाइन करते हैं, उन्होंने जालंधर के एक कॉलेज में नौकरी ज्वाइन की इकोनॉमिक्स में लेक्चरर। और 2-1 साल के बाद वहाँ कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो वो स्ट्रगल में उनको जॉब से ही निकाल दिया, वहाँ से टर्मिनेशन ही कर दी डायरेक्ट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका बाद में इसका रेलेवेंस आएगा। तो ऐसे करके उन्होंने फिर एलएलबी भी थी उनके पास, एमए इकोनॉमिक्स भी थी, तो उन्होंने होशियारपुर में प्रैक्टिस शुरू कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और उन दिनों चंडीगढ़ बन ही रहा था, 53 में शुरू हुआ था चंडीगढ़ बनना। और उन्होंने फिर माइंड बनाया कि हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो हाई कोर्ट शिफ्ट कर गए। वहाँ पर हाई कोर्ट में वो बार काउंसिल में भी एक्टिव रहे, फिर चेयरमैन भी हुए बार काउंसिल के। उसके बाद जज भी एलिवेट हुए फिर बाद में। और लगभग 10 साल उनको 74 से लेके 84 तक वो जज रहे। तो उनकी एक लाइफ है जो जज बनने से पहले की है, जिसमें उनकी वकालत है या टीचर की है, या इसमें उनका स्ट्रगल है, अपनी लाइफ के प्रति स्ट्रगल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर जो वकील के जो होते हैं, ये प्रो पीपल वकील बोलते थे उन दिनों। इनके अच्छे, मतलब अच्छी मेरिट वाले केस लेते थे और अच्छी रेपुटेशन थी उनकी हाई कोर्ट के अंदर भी। फिर जब जज एलिवेट हुए तो उसमें उनके जो जजमेंट्स आते थे, जितनी डेलिब्रेशन जो होती थी जुडिशरी में,
उनकी काफ़ी कोर्ट होती थी, रिपोर्ट भी होती थी, कोर्ट भी होती थी, और प्रो पीपल जज कहने लगे थे उन दिनों उनको। तो ये तो एक जुडिशरी का रोल है, जो आम एक स्टेट मशीनरी में एक जुडिशरी है, जिस तरह एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटर है, वो एक स्टेट का पार्ट थे। जिनको इतना मशहूर किया या जितना पॉपुलर किया, वो उसके बाद दौर स्टार्ट होता है कि वो 14 मई 1984 में रिटायर हुए, जो रिटायरमेंट एज है उनकी उस टाइम, और 2 हफ्ते के बाद ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। जून के फर्स्ट वीक में ब्लू स्टार हो गया, और ब्लू स्टार का तो आपको सबको ही पता है, और उसमें जितनी तशद्दुद हुई, जितना कुछ हुआ, उसके बाद मतलब पंजाब में ऐसा दौर चला है, मतलब आप सभी लोग उस दौर से वाकिफ़ हैं। उसमें ह्यूमन राइट्स के इशू आए, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के इशू आए, लोगों को पकड़ लिया, किसी पे कोई चार्ज नहीं है उसको भी अंदर कर दिया, अनलिमिटेड टाइम के लिए अंदर कर दिया। तो जब ये एक कमेटी बनी वहाँ बरनाला गवर्नमेंट की, बैंस कमेटी, उसमें गवर्नमेंट ने का प्लान किया कि ये जितने भी ये लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्शन कैंपेन में ही किया था कि भाई हम लोग जो अननेसेसरी पकड़े हुए हैं इनको हम छोड़ेंगे। अब पब्लिक का ही प्रेशर आ गया, भी आपने तो प्रॉमिस किया था इलेक्शन कैंपेन में, तो आप इनको छोड़ो जो अननेसेसरी लोग पकड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कमेटी बना देते हैं और उसमें देखते हैं फिर क्या होता है। तो जस्टिस बैंस की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बन गई, और उस कमेटी ने उसको था कि कुछ टाइम लगाएंगे, 2, 3, 4, 5 साल लगाएंगे, उस तरह माइंड में था बरनाला गवर्नमेंट के। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने 2.5 महीने में ही सारे जितने भी लोग थे जिनके इंटरव्यू लिए, हर एक जेल में जाके वहाँ के कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स के इंटरव्यू लिए, और ज़्यादातर लोग उसमें मतलब 90% से भी ज़्यादा होंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको पकड़ के अंदर किया हुआ था। तो इन्होंने लगभग 6000 लोगों की लिस्ट बना के दी कि इन पे कुछ नहीं है और आप इनको रिलीज़ करो। इन्होंने रिकमेंडेशन की, और उससे इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। हालांकि गवर्नमेंट ने वो कभी रिपोर्ट डिस्क्लोज़ नहीं की, लेकिन कुछ बैचेस में लोगों को रिलीज़ करना शुरू कर दिया जो लोग पकड़े हुए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था उस टाइम कि एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने ये सारा डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल थोड़े से टाइम फ्रेम में ही कर दिया, अपनी पर्सनल मशीनरी के थ्रू। कोई उनको ऑफिस अलॉट नहीं हुआ था तब तक, और कुछ भी नहीं हुआ था, तो अपनी पर्सनल व्हीकल से जा के पूरी कमेटी ने सारे इंटरव्यू करके डॉक्यूमेंटेशन किया, और उसके बेस पे गवर्नमेंट को रिलीज़ करना पड़ा। लगभग आधे लोग उनको रिलीज़ करने पड़े इस तरीके, 2500 के आसपास लड़के उस टाइम छोड़ दिए। और ये इतने पॉपुलर हुए उस टाइम कि भी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब हमारे बच्चों को छुड़वा दिया वहाँ से, क्योंकि उस टाइम पंजाब का दौर जिन लोगों ने 1984-85 ये देखा है ना, उस टाइम तो घर में डेड बॉडी ही आती थी, और डेड बॉडी मिल जाती थी उसमें भी थैंकफुल होते थे लोग कि यार डेड बॉडी तो मिली। बहुतों की डेड बॉडी नहीं मिलती थी, ट्रेसेबल, और उस घर में एक जिंदा आदमी घर पे आ जाए, उससे बड़ी कोई दिवाली या होली, उससे बड़ी तो कोई खुशी नहीं हो सकती। ये जस्टिस बैंस की जो कमेटी थी उसने कंट्रीब्यूट किया था। तो उसके बाद ये एक ऐसे एस्टेब्लिश्ड फाइटर हो गए ह्यूमन राइट्स के लिए, तो लोग इन पे कंप्लेंट लेके आने लग गए कि जी हमारा ये भी हो गया, ये हो गया, ये इसमें रिलीफ दो, ये करो, इसमें गाइड करो। तो इन्होंने एक प्लेटफार्म बना लिया कि भाई हम मतलब उनको नेसेसिटी लगी कि भाई प्लेटफार्म ही बनाएं। तो पंजाब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन PHRO का इजाद ऐसे हुआ 1985 में आगे, 85, 86, 87 में आगे, जिसको फॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन ही बन गया। फिर उसके थ्रू ये करने लगे सारे काम। उसमें बहुत सारे और लोग आए भी, बहुतों ने काम भी किया उस संस्था में। तो आज भी वो काम कर रही है PHRO, जिसके बीच वाइस चेयरमैन हैं जस्टिस ये राजविंदर सिंह बैंस, उनके लड़के हैं जो हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। तो एक प्लेटफार्म देना उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और इस प्लेटफार्म के थ्रू जितने आगे इस तरह के इश्यूज आए उन पे कभी कोई रिपोर्ट बनाना, कोई कमेटी इस्टेब्लिश करके, या कोई वहाँ जाके काम मुजाहरा करना, या इस तरह काम किए। और जिस तरह सरबजीत वेरका है इनके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर,
उन्होंने इतने केसेस को टेकअप किया जिन केसेस को कोई ले नहीं रहा था, 25 साल 30 साल पुराने, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की उन केसेस की वजह से आज उनमें पुनिशमेंट हुई है इतने इतने साल के बाद। जिन लोगों की सुनवाई नहीं थी, PHRO के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की सुनवाई हुई है। या दूसरे और भी इश्यूज हैं, कोई किडनी स्कैंडल आ गया, उस पर काम किया, कोई वीडियो रिलीज हो गई जिनमें जजेस भी इन्वॉल्व थे, मतलब सेक्सुअल स्कैंडल में, इस तरह की भी चीज़ें मतलब एक्सपोज हुई, और एंड तक मतलब ये सिलसिला चलता रहा इस प्लेटफार्म से। ये एक बहुत बड़ी डायरेक्शन दी है इस प्लेटफार्म ने, PHRO ने, जो कि बैंस साहब का, जस्टिस बैंस का कंट्रीब्यूशन है। बाकी दूसरी पर्सनल लाइफ से भी इंसिडेंट्स हैं, जैसे मैं बता रहा था कि जलंधर के कॉलेज में उन्होंने टीचिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस रहा 2-2.5 साल का। तो उसी कॉलेज में एक बार ये जज बने तो उनको ना चीफ गेस्ट बुला लिया, और उनको नहीं पता था। तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे को बहुत शुरुआत की नौकरी में निकाल दिया था यहाँ से, आई वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, और इसलिए मैं आज आपके चीफ गेस्ट बन के आने लायक हुआ हूँ। अगर आज निकालते आप मेरे को नौकरी से तो मैं आगे केसेस लड़ता रहता आप मेरी टर्मिनेशन के खिलाफ। अब मैंने दूसरा रूट लिया फिर, और कैसे मैं आज चीफ गेस्ट आया हूँ। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हैं उनकी लाइफ के। और जैसे एक पुलिस वाले का भी कहते हैं कि जब इनके पिताजी को एक बार गिरफ्तार कर रहे थे, वो अपने टाइम में बड़े मतलब स्ट्रगल करने वाले मतलब शख्स थे, तो उनके हाथ में कुछ पर्चे थे, वो उन्होंने इनको पकड़ा दिए, बच्चे ही थे उस टाइम। तो वहाँ पर 2 पुलिस कर्मी हैं, एक SHO, एक उसका सीनियर है। वो SHO कहता है इनको भी पकड़ लो, वो कहता है बच्चा है, इसका क्या पकड़ना है, इसका कैरियर ख़राब होगा बेकार में। तो वो SHO मान गए, और उनके सीनियर की बात, जो उनके इमीडिएट सीनियर थे, तो बाद में वही सीनियर उनसे मिलने आए कि आप मेरे को पहचानते हैं? वो कहते नहीं पहचानता। वो जज बने हुए थे उस टाइम। कहते मैं वही आदमी हूँ जिसने आपको उस टाइम पकड़ने से रोक लिया, और मैं आज खुशी इस बात की है कि मैंने एक ठीक काम किया उस टाइम, नहीं तो आपका कैरियर ख़राब होता। और एक पोटेंशियल आदमी को जो जिस लायक था उस कुर्सी पे आज बैठे हैं, मेरे को इस बात की खुशी है। जबकि मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठी, मेरे को टर्मिनेट करने की भी प्लान की कि इन्होंने मतलब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं उनसे सिंपैथाइज़ किया। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हैं उनकी लाइफ के, और मतलब जो लोगों ने रियलाइज़ किए। तो पॉइंट ये है कि एक आदमी, जो हम सारे नौकरियां करते हैं, अपने अपने सिस्टम में हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो ये एक स्टेट का पार्ट होते हुए भी, जुडिशरी एक स्टेट का पार्ट है। और आपको आज मालूम है जुडिशरी कहाँ गई हुई है, जुडिशरी कितनी रैम्पेंट टाइप की मतलब इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, प्रो RSS एलिमेंट है, मतलब जुडिशरी किस डायरेक्शन में जा रही है आप सबको पता है, उस पर कोई लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। उस माहौल में, और ये एक जज होते हुए भी अपने टाइम में, जुडिशरी के टाइम और पोस्ट जुडिशरी जब जज नहीं थे, उसमें एक मीनिंगफुल लाइफ बिता के और पब्लिक को अवेयर करके और इतने लोगों को रिलीफ दे गए हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते आज के उसमें। और जब अब तो हम स्टेट से नहीं, अब हम डीप स्टेट से भी फाइट कर रहे हैं। पिछले 60-70 साल में हम डीप स्टेट से भी एक कदम आगे चली गई स्टेट, और उसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। और यही मेजर कंट्रीब्यूशन है जस्टिस अजीत सिंह बैंस का। इन पे किताबें भी लिखी, इन्होंने खुद भी लिखी, सीज ऑफ द सिक्स या टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, इस तरह की इन्होंने बुकलेट या बुक लिखी। इन पे भी बुक लिखी गई, मनुखी अधिकारों का मसीहा, दिलगीर साहब ने लिखी है, वो राइटर हैं पंजाबी के। तो ऐसे ऐसे इनके डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ छोटी मोटी मूवीज़ भी बनी हैं, डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, इनके बारे में पढ़ा भी जा सकता है सारा। और ये इनका कंट्रीब्यूशन है। और बाकी डेलिब्रेशन डिटेल में हम बाकी स्पीकर लेंगे। मेरा आइडिया था कि थोड़ा आउटलाइन बताएं इनके बारे में, ब्रीफ आउटलाइन, और ये जस्टिस बैंस का कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू।